सोचो आप एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं जहां आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं, अमीर माँ बाप के साथ एक मिलियनेयर कंपनी है जिसके इकलौते वारिस आप हैं। कॉलेज लाइफ जबरदस्त होने के साथ साथ आपके पास कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पार्टनर के तौर पर है, पर फिर एक ही रात में आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। यही होता है हमारे मेल लीड लू फैन के साथ, जहां उसे पता लगता है कि उसके पेरेंट्स मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए हैं, जिसके बाद उसके हाथ से उसकी कंपनी भी छीन ली जाती है। गरीब हो जाने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है और इसके बाद तो कर्जदार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इन सब से बचते हुए जब वो अपने फैमिली के पुराने हाउस जा पहुंचता है तो वहां जाने पर उसे अपनी फैमिली का एक काफी पुराना राज पता लग जाता है, और वो ये कि उसकी फैमिली के पास एक बोनसाई ट्री है जिसके अंदर एक डिवाइन इमॉर्टल मास्टर छुपे हुए हैं, जो लू फैन को अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए उसे अपनी पावर्स दे चुके थे। साथ ही लू फैन को वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हाई कल्टीवेशन की बुक भी मिल जाती है। पावर हासिल करने के बाद लू फैन अपने पेरेंट्स को ढूंढने का इरादा करता है, जिसके लिए वो एक खतरनाक मिशन पर निकल चुका था। आगे बढ़ते हुए उसके सामने सच के ऐसे पत्ते खुलते हैं जिसे देखने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। आइए साथ में विटनेस करते हैं कि लू फैन की ये जर्नी उसे कहां तक लेकर जाती है। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां एक के साथ साथ काफी सारे वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। एंशिएंट दौर में एक मास्टर ने इन दोनों वर्ल्ड को, जो कि अलग अलग थे, कनेक्ट करने का एक छोटा सा रास्ता ढूंढ निकाला था। वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए दूसरी दुनिया में जाते और वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करते थे, पर वक्त के साथ साथ वो रास्ता अपने आप बंद होने लगा। दोनों दुनिया के बीच का ये कनेक्शन टूट गया, लेकिन हजारों सालों बीतने के बाद जब इस रास्ते के बारे में हर कोई भूल गया था, तब किसी ने अनजाने में इस रास्ते को फिर से खोल दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एंशिएंट वर्ल्ड को दिखाते हैं जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। तभी हमारी सीरीज का मेन लीड आसमान से गिरते हुए बताता है, मेरा नाम लू फैन है और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे ये खतरनाक नाइटमेयर आ रहा है। मैं आसमान से गिरते हुए एक एंशिएंट वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ, जहाँ पर मौजूद एक ओल्ड मास्टर मुझे अलग अलग तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि मैं उन्हें नहीं जानता, और उनकी बातें ऐसी थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो तो मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि झूले में लगातार 2 घंटे तक घुमाने के बाद वो मेरी हालत खराब कर चुके थे। इस वियर्ड सपने के अलावा मैं एक काफी अमीर खानदान का इकलौता बेटा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के गायब होने के बाद मेरी कंपनी मेरे हाथों से छीनी जा चुकी है, जिसकी वजह से काफी सारे गैंगस्टर्स मुझे रोज परेशान करते हैं, और अभी भी हमारा हीरो उनमें से एक गैंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। ये गैंगस्टर का ग्रुप काफी देर तक उसे चेस करने के बाद एक पॉइंट पर आकर उसे खोते हुए कह रहे थे कि ये लड़का क्या रोबोट है, कितनी तेज भागता है। पर हमें लू फैन को दिखाते हैं जो कि उन्हें जख्मा देते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। उस गैंग के जाने के बाद वो कहता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा तेज है, पता नहीं मुझे कैसे ढूंढ लेते हैं। अचानक से अपने फोन में टाइम देखते हुए उसे कुछ याद आता है। वो कहीं जाने के लिए लेट हो गया था, और वो जगह थी एक रेस्टोरेंट जहाँ उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी। वो उसे देखते हुए कहता है कि जब से मैं गरीब हुआ हूँ, सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो है मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड श्याओए, जो आज देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लू फैन उसके पास जाकर भी कहता है कि आज तो तुम कहर ढारी हो। इस बात को सुनने के बाद वो कहती है, इसका मतलब मैं रोज सुंदर नहीं लगती। ये सुनकर तो उसकी जुबान पर ताला लग गया था। ज़ियाओये यहाँ अपने मतलब से आई थी, इसलिए वो सीधा सीधा मतलब की बात करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक मिले नहीं? आधा महीना हो चुका है उन्हें गायब हुए। लू फैन भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा था कि मैं कितने दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। ज़ियाओये का दूसरा सवाल था कि तुम्हारी कंपनी का क्या हुआ, क्या वो अभी तक तुम्हारे हवाले नहीं हुई? ये सुनकर तो लू फैन काफी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा था कि वो ली शन, मेरे फादर का मैनेजर, उसने मुझसे वो कंपनी छीन ली। उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स में हेर फेर करके वहाँ से मेरा नाम पूरी तरह से मिटा दिया। उसके अकॉर्डिंग तो मेरे फादर कंपनी को डुबोने वाले थे, और इसी डर से बचने के लिए वो वहाँ से भाग गए। ये सुनने के बाद ज़ियाओये काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रही थी कि वो कंपनी 10 बिलियन की है। ये लड़का अपने माँ बाप का इकलौता था, यानी कि इतनी सारी दौलत सिर्फ इसकी होने वाली थी। इसके माँ बाप को गए हुए सिर्फ आधा महीना ही हुआ है, और इतने में इसकी कंपनी हड़ भी जा चुकी है, तो अब ये मेरे किस काम का? ये सोचते हुए वो लू फैन से कहती है कि देखो, मैंने हमारे बारे में अपने पेरेंट्स से बात की थी, और वो नहीं चाहते कि मैं इतनी कम उम्र में लव वफ के चक्कर में पड़ूं, तो अब मुझे तुम्हें छोड़ते हुए अपने करियर पर फोकस करना होगा। ये बोलने के बाद वो उसकी दी हुई इयररिंग को वहाँ फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका ये रूप देखने के बाद लू फैन बस यही सोच रहा था कि ज़ियाओये
ये तो उन लड़कियों में से नहीं थी जो पैसों के पीछे भागती हो, तो आखिर वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है। लू फैन को जियाओये पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसके इस बिहेवियर से उसका दिल टूट जाता है। वो जब अपने टूटे हुए दिल को समेट कर वापस जा रहा था कि तभी वो गैंग वाले उसके सर पे डंडा मारकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये लोग लू फैन को काफी बुरी तरीके से पीटते हुए कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का वो 1 लाख युआन का कर्जा चुकाएगा या फिर मैं तेरी टांगों को तेरी बॉडी से अलग कर दूं। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरे माँ बाप ने मुझसे पैसे लिए तो ये देख, उन्होंने साइन भी किया है। उस हैंड राइटिंग को देखने के बाद लू फैन यही सोच रहा था कि हैंड राइटिंग तो उसके पेरेंट्स की है, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा अमीर होने के बाद इस जैसे गुंडे मवाली से 1 लाख युआन क्यों लेंगे। वो इसी बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर वो गैंगस्टर उसे धमकाते हुए कह रहा था कि देख बच्चे, तेरे पास 3 दिन का वक्त है। अगर तूने मुझे 3 दिन के अंदर मेरे 1 लाख युआन नहीं दिए तो फिर मैं सबसे पहले तो तेरी खबर लूंगा और उसके बाद तेरे उस पुराने मेंशन को हड़प लूंगा। इन लोगों ने पीट पीट के लू फैन की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। हमें उसके गले में एक लॉकेट दिखाया जाता है जो अजीब तरीके से चमक रहा था। लू फैन अपने पेरेंट्स के बारे में ये सोच रहा था कि आखिर क्या वो किसी मुसीबत में थे। उन लोगों ने इन गैंगस्टर के साथ क्यों कांटेक्ट किया होगा, क्या उन्हें मेरी जरूरत है। ये सोचते हुए वो अपने पुराने घर पहुंच जाता है। उसके माँ बाप के उसे छोड़ के जाने के बाद से जितने भी लोगों ने उसे बिट्रे किया है, उन सभी के बारे में सोचकर वो गुस्से से भर चुका था। वो वहाँ पर रखी हुई चीजों को तोड़ते फोड़ते कह रहा था कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी उसे अपने कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि एक छोटे से बोनसाई ट्री से आ रही थी और उसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो आवाज लू फैन से कहती है कि बच्चे, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा खराब है। लू फैन इस आवाज को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं, तो क्या यहाँ पर भूत मौजूद है। तभी उसके गले में मौजूद वो लॉकेट उसके गले से उतरते हुए अजीब तरीके से ग्लो करते हुए चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैला देता है। लू फैन ये एनर्जी देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था कि तभी उसके पाँव के नीचे एक पोर्टल ओपन हो गया था। वो पोर्टल बिल्कुल हूबहू उसी वर्ल्ड को शो कर रहा था जो उसके सपने में आता है। उस पोर्टल को देखने के बाद लू फैन बहुत ज्यादा शॉक था। अचानक से वो पोर्टल उसके सामने अपीयर हो जाता है जो थोड़ी देर के बाद वापस बंद भी हो गया था। उस पोर्टल के बंद होने के बाद एक लाइव जीता जागता मिनिएचर उसके सामने आ जाता है। लू फैन उस मिनिएचर में मौजूद असली लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान था। तभी पलक झपकते ही वो पोर्टल उसे अपने अंदर खींचते हुए उसी मिनिएचर वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ जिस तरीके से लू फैन ने सपना देखा था कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है, वो सेम वैसे ही आसमान से तेजी से नीचे की तरफ गिरते जा रहा था। पर जमीन पर नीचे गिरने से पहले ही एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में ही रोक लेती है, जिसे देखने के बाद वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पर मौजूद मास्टर जो कि अपने ही क्लोन के साथ चाइनीज चेस खेल रहे थे, वो अपने क्लोन को वापस बुलाते हुए लू फैन की तरफ जाने लगते हैं। ये एल्डर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए लू फैन को अच्छे से चेक करने लगे थे। उस पावर को अपनी बॉडी पर देखने के बाद वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं वो ओल्ड मैन लू फैन की बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारी बोन्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही तुम्हारी पल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की ही तरह तुम्हारी की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्लड स्ट्रक्चर भी ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा अलग है, और यही वजह है जो तुम यहाँ पर अभी मेरे सामने आए हो। इसके बाद वो ओल्ड मास्टर वहाँ पर एक झूला ले आते हैं जिस पर वो बिठाकर काफी जोर जोर से लू फैन को झूलाने लगे थे। झूले की स्पीड काफी ज्यादा थी और सामने खाई होने की वजह से लू फैन को डर लग रहा था कि कहीं वो जान से न चला जाए। लू फैन तो झूले में चक्कर खाते हुए कह रहा था कि ओल्ड मास्टर आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई परी थोड़ी ना हूँ जो यहाँ से गिरने के बाद भी बच जाऊंगा। आप थोड़ा धीरे धीरे भी झुला सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि ये झूला तुम्हारे मजे के लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या तुम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लायक हो भी या नहीं। वो ओल्ड मैन डरते हुए लू फैन को देखने के बाद कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो, ये झूला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके ऐसा बोलते ही वो झूला बीच में से टूट जाता है, जिसे लेकर तो लू फैन नीचे खाई में गिरने लगा था। जैसे ही ये ओल्ड मैन उसे रेस्क्यू करते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो ओल्ड मैन लू फैन को बचाने के बाद कह रहे थे कि तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे तुम्हारा पोटेंशियल इतना भी हाई नहीं है, लेकिन तुम उतने भी बुरे नहीं थे। तुमने अभी तक रियल कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं की, लेकिन अभी से ही तुम्हारे बोन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने का तय
तय किया है, इसलिए मुझे अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए मेरे आगे झुको। मेरा स्टूडेंट बनने के लिए कितने लोग तरसे थे और तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल गई है, तो मना करने का सोचना भी मत। लू फेन तो कह रहा था कि मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैं आपको टीचर मान लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे सिखाने क्या वाले हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये कल्टीवेशन 100 साल या 1000 साल पुरानी हो सकती है। लू फेन को तो लग रहा था कि ये ओल्ड मैन उससे झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहता है कि ओल्ड मैन मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे उनसे छुटकारा पाने का भी रास्ता ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं कि आखिर माजरा क्या है, कुछ लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। लू फेन उन्हें सारी की सारी चीजें शुरू से लेकर आखिर तक बता देता है। ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर कह रहे थे कि इसका मतलब ये है कि तुम उसके कर्जदार हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लू फेन तो ये सुनने के बाद गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैंने आपसे कहा ना, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है वो हैंड राइटिंग भी उन लोगों ने जानबूझ के कहीं से बनवाई होगी। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि चाहे वो लोग झूठ बोल रहे हो या सच, तुम्हें पैसे तो चुकाने होंगे, है ना। वैसे ये कौन सा दौर चल रहा है। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट निकालते हुए कह रहे थे कि क्या अभी इसकी कोई कीमत होगी। उस जेट को देखने के बाद लू फेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि हाँ, ये तो काफी ज्यादा महंगा बिकेगा। लू फेन अपने मन में सोचने लगता है कि इस ओल्ड मैन को देखकर लगता है कि ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। इन्होंने कहा कि ये किसी सेक्ट के मास्टर रह चुके हैं, तो क्या ये मेरे मदर फादर के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। अब तक मेरे साथ जितनी भी घटना घटी है उसके साथ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका गायब होना आम तो बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस मामले में अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ ये ओल्ड मैन है। ये सोचते ही वो उस ओल्ड मैन के आगे झुककर उसे अपना मास्टर मानकर ग्रीट करने लगता है। मास्टर ये देखकर उससे खुश होते हुए कह रहे थे कि आज से तुम मेरे डिसाइबल हो, यानी कि तुम श्वान किंग के क्लोज डिसाइबल हो। मास्टर श्वान किंग नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा था, तो मास्टर का नाम श्वान किंग है, ये तो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। इसके बाद लू फेन मास्टर श्वान किंग से पूछते हुए कह रहा था कि मास्टर, इस सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद डिसाइबल्स को क्या करना होता है। मास्टर श्वान किंग बताते हैं कि हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स इमॉर्टल बन जाते हैं कल्टीवेशन करने के बाद, तो उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम नहीं करना और साथ ही अपने लेवल से कम लेवल के मॉडल के साथ फाइट नहीं करनी। ये सुनकर तो लू फेन राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से पता नहीं कौन कौन से रूल सुनने को मिल सकते थे। इसके बाद मास्टर श्याओ किंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहे थे कि डिसाइपल लू फेन, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनना है और इसके बारे में आराम से सोचकर बताना। अगर मेरे बताने के बाद तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सुनकर तो लू फेन कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र है, आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं ध्यान से सुनूंगा और करूंगा। मास्टर लू फेन को बताते हैं कि तुमसे पहले भी मेरे कई डिसाइपल्स रह चुके हैं। एज अ टीचर उन सभी को सब कुछ सिखाने के बाद मुझे बदले में ट्रैप्ड होने का मौका मिला। उन लोगों ने मुझे धोखा देकर मुझे यहाँ फंसा दिया और इतने सालों में तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया था। आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ और इस नाते मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में। लू फेन ये सुनकर कहता है कि मास्टर, अगर सिर्फ मैं यहाँ पर आ सकता हूँ तो फिर आपके साथ वो ओल्ड मैन जो चेस खेल रहे थे वो क्या कर रहे थे यहाँ पर। मास्टर बताते हैं कि वो तो मैंने अपनी पावर की हेल्प से एक इमेजिनेशन क्रिएट की थी। इतने सालों से यहाँ ट्रैप रहने के बाद मुझे एक चीज तो पता लग गई है कि ये जो सील है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही ये एक टाइड की तरह काम करती है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने नोटिस किया है कि जब आसमान में पूरा चांद खिल जाता है तब ये फोर्स कमजोर पड़ जाती है और जैसे ही दिन आ जाता है ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मैं अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूं तब भी जब ये कमजोर पड़ जाए तो मैं इस सील को ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें कल्टीवेशन सिखाना चाहता हूँ ताकि जब तुम मेरे जितने स्ट्रांग हो जाओ तो हम दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए इस सील को ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकल जाएं। जब ये सील अपने वीकेस्ट पॉइंट पे होगा हम दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर इसे आराम से तोड़ सकते हैं। मास्टर ने ये बातें लू फेन को बता दी थी। वहीं लू फेन सोचने लगता है कि अगर वो पावरफुल हो गया तो वो अपने पेरेंट्स को आसानी से ढूंढ पाएगा। इसलिए वो मास्टर श्याओ किंग से कहता है कि मास्टर, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, इसलिए आप मुझे जो भी सिखाना चाहते हैं आप बेफिक्र होकर सिखा सकते हैं। मास्टर ये सुनकर खुश होते हुए कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें एज अ टीचर होने के नाते तुम्हारा पहला लेसन देने वाला हूँ, जहाँ मैं तुम्हारी की को तुम्हें रिफाइन करना सिखाऊंगा और इस टेक्निक का नाम है टियान शुआन ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक। मास्टर जैसे ही अपने ऑरा को रिलीज करते हैं उनके पावर में आने वाली सारी की सारी चीजें अपनी जगह फ्रीज हो गई थी।
मास्टर के पावर यूज करने की वजह से थोड़ी देर के लिए वो जगह थम जाती है। इसके बाद मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे लू फैन की बॉडी में एंटर करा रहे थे। मास्टर जुआन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर लू फैन के स्पिरिचुअल वेन्स ओपन हो जाते हैं। मास्टर जुआन किंग कल्टीवेशन की फॉर्म में बैठते हुए उससे कह रहे थे कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब भी इस यूनिवर्स में कोई भी पर्सन जन्म लेता है वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लैक और येलो ऑरा के साथ पैदा होता है। मेरे जुआन किंग सेक्ट की ये जो टेक्निक है टियान शुआन ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक, ये तुम्हारी कल्टीवेशन की को ओपन करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसे तुम कल्टीवेशन का एंट्री लेवल भी कह सकते हो। लू फैन मास्टर जुआन किंग के बताए हुए मेथड को फॉलो करते जा रहा था। उसके माथे पर उसका सिंबल नजर आने लगता है। उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर की फ्लो को वो फील कर पा रहा था। वो कहता है कि मुझे इस टेक्निक के हेल्प से ब्रीथ करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं अपनी बॉडी में एक्सट्रीम एनर्जी को फ्लो करते हुए फील कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी की पावर फील हो रही है। ये बोलने के बाद वो अपनी बॉडी में उस स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा था। ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज नजर आता है। मास्टर उस टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद लू फैन को बताते हैं कि मैंने ये टेक्निक तुम्हें अच्छे से सिखा दी है, इसलिए बाहर जाने के बाद तुम इसे प्रैक्टिस करते रहना, जिससे तुम्हारी की पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हें अगर तुम्हारे मास्टर से और किसी चीज की हेल्प चाहिए हो तो बोलने में हिचकना मत। लू फैन जो कि बोलने में झिझक रहा था वो कहता है कि मास्टर, मैं अगर उन गैंगस्टर को पैसे दे भी दूं तो भी मुझे डर है कि वो लोग मुझे परेशान करेंगे मेरी बॉडी को हर्ट करके। हो सकता है कि इससे मैं प्रैक्टिस ना कर पाऊं। मास्टर इस बात को सुनकर हंसते हुए लू फैन को बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की कुछ टेक्निक्स दूंगा जिन्हें प्रैक्टिस करने के बाद तुम आराम से किसी को भी हरा सकते हो। मास्टर जुआन किंग बताते हैं कि ये मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा बेसिक लेवल की है, लेकिन अगर तुम इसमें परफेक्शनिस्ट बन जाते हो तो किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को हराना तुम्हारी चुटकियों का खेल बन जाएगा। ये कहते हुए मास्टर जुआन किंग उसे फीस्ट और पाम अटैक सिखाते हैं, जिन टेक्निक्स को देखने के बाद लू फैन मास्टर को कॉपी करते हुए उन्हें सीख रहा था। पाम अटैक और फीस्ट अटैक के साथ साथ वो नी स्ट्राइक और एल्बो स्ट्राइक भी सीखता है। अब तक लू फैन ने उन टेक्निक को अच्छे से सीख लिया था। मास्टर उसे बताते हैं कि इन टेक्निक्स के साथ अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी ऐड कर दो, उसका यूज करके तुम अदर कल्टीवेटर के साथ भी हैंड फाइट कर सकते हो। लू फैन ने मास्टर के बताने के बाद वहाँ लगी हाथ इसको ट्राई करके भी देख लिया था। उसे अपने हाथों में बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है। मास्टर उसकी ये काबिलियत देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, इसके बाद तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तुम वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन को टाइम टू टाइम करते रहना। ये बोलने के बाद मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही वहाँ पर फिर से वो पोर्टल ओपन हो गया था, जिसे देखकर लू फैन कहता है कि तुम फिर से आ गए। वो पोर्टल उसे उठाकर दोबारा रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। बाहर आने के बाद लू फैन मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो अच्छे से कल्टीवेशन जरूर करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो उठने के बाद वो सबसे पहले कल्टीवेशन करके देखता है कि उसकी बॉडी की क्या कंडीशन है। थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उसकी बॉडी से सारा का सारा टॉक्सिन बाहर आ गया था, वो भी गंदगी की फॉर्म में। वो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद कहता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा दूसरा जन्म हो गया हो। एक ही रात में मुझे इतनी ज्यादा पावर मिल गई और साथ ही मेरी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। इसके बाद वो मिरर में जाकर चेक करते हुए कह रहा था कि ऐसा तो मैंने सिर्फ टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा था, अब मैं रियल में फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल किसी सीरीज के हीरो वाली फीलिंग आ रही है। वैसे ये गंदी बदबू शायद मेरी बॉडी से आ रही है, सबसे पहले नहा लेता हूँ। नहाने के बाद वो काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा था। वो अपने पास मौजूद उस जेट को देखकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा पुराना लग रहा है, मैं इससे थोड़े पैसे तो बना ही लूंगा। और वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक बार फिर से कल्टीवेशन कर लेता है। अपनी कल्टीवेशन करने के बाद वो उस जेट के साथ एक एंटीक शॉप में पहुंच गया था, लेकिन अंदर जाने के बाद वहां से लोग उसे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके का रवैया देखने के बाद लू फैन सोच रहा था कि क्या मास्टर ने उसे गलत चीज पकड़ा दी, पर फिर उसे लास्ट नाइट मास्टर के पावर यूज करने की बात याद आ रही थी। वो कहता है कि इतने पावरफुल मास्टर मुझे धोखा क्यों देंगे। वो जब इन्हीं सारे सोचों में गुम था और खुद से बड़बड़ा रहा था, तभी वहाँ पर एक और पर्सन उसकी ऐसी हरकत देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यंग लड़के, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या। लू फैन उस पर्सन को बताता है कि मुझे एक जेट को बेचना था, लेकिन ये दुकान वाले उसे नकली कहते हुए मुझे वहाँ से लात मार के बाहर निकाल चुके हैं। वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ठीक है, फिर तो तुम सही इंसान से टकराए हो, क्योंकि मेरी भी एक पुरानी एंटीक चीजों की शॉप है जहाँ मैं पुरानी चीजें कलेक्ट करता हूँ। तुम चाहो तो एक बार मेरे स्टोर पर विजिट करके मुझे वो जेट दिखा सकते हो। वो पर्सन देखने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लू फैन कंफ्यूज था कि क्या उसे इस पर भरोसा करना चाहिए
या नहीं। वो पर्सन लू फैन को कंफ्यूज होता देखकर उसे अपना कार्ड पकड़ाता है जिसमें उसका नाम वू याजी था। वो उसकी पर्सनालिटी और उसका नाम पढ़ने के बाद उसे जोकर की तरह समझने लगता है। वो पर्सन लू फैन से कहता है कि तुम मुझे मास्टर वूया बुलाओ और पैसों की कोई चिंता मत करना, पैसे तुम्हें मुंह मांगे मिल जाएंगे, बस मुझे वो चीज देखनी है। लू फैन को वैसे तो चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे, तो वो सोचता है कि क्यों ना एक ट्राई देकर देखा ही जाए। वो पूछता है कि आखिर आपकी दुकान कहाँ है, क्या इसके लिए ज्यादा दूर जाना होगा। मास्टर वूया तो इशारा करके दिखाते हैं कि नहीं, बस वहीं पड़ी है सामने। लू फैन जब वहाँ पहुँचता है तो उस शॉप की टूटी फूटी हालत देखने के बाद उसे फिर से डाउट हो रहा था। वही मास्टर वूया उसे खुशी खुशी अपना शॉप दिखाते हुए कह रहे थे कि देखो ये रहा मेरा गोल्डन पैलेस। चेहरे से तो ये मास्टर वूया पूरा का पूरा चोर लग रहा था और उस पर उसका ये चाइल्डिश बिहेवियर लू फैन को और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है। पर इसके बाद वो सीधा उस शॉप ओनर के साथ उसके शॉप में एंटर हो गया था, जहां अंदर से वो शॉप पूरी तरीके से अच्छी भली कंडीशन में मौजूद थी। अंदर उसे काफी सारी एंटीक चीजें नजर आती हैं। वो शॉप ओनर फिर से बहकी बहकी बातें करते हुए लू फैन से कहता है कि क्या तुम किस्मत में मानते हो, क्योंकि अगर किस्मत ना होती तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं होती। वो कहता है कि ब्रदर वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम्हारी मुलाकात मुझ जैसे दिलदार आदमी से हुई है। मैं एक बार तुम्हारा वो जेड पेंडेंट देखना चाहता हूँ जो तुम सेल करने वाले हो। लू फैन जैसे ही उस पेंडेंट को निकालता है वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया था, क्योंकि उसे इस शॉप ओनर की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ बातों बातों में ये मास्टर वूया हमारे लू फैन के काफी पास पहुंचकर उस जेड को हथियाने वाला था कि लू फैन अपने हाथों से अपने उस जेड को कवर कर लेता है। लू फैन को लग रहा था कि उसने चोर को चोरी करने से रोक दिया। वो शॉप ओनर ये देखने के बाद मुस्कुराकर कह रहा था कि वैसे लिटिल ब्रदर, मैं कोई भी चीज एक टेस्ट किए बिना नहीं खरीदता और मेरा टेस्ट है कि मेरे पास 2 कॉइन है, जैसे ही मैं उन्हें फ्लिप करूंगा, हेड आया तो मैं वो सामान खरीदने वाला हूँ और टेल आया तो तुम्हें यहाँ से वो सामान ऐसे ही रख कर जाना होगा। लू फैन को तो ये डील काफी ज्यादा बकवास लग रही थी, पर वो शॉप ओनर कहता है कि टेल आएगा तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तो एक बार फिर सोच लो। लू फैन सोचता है कि क्यों ना एक ट्रिक की जाए। वो कहता है कि ठीक है, आप उसे घुमाइए। जैसे ही वो शॉप ओनर अपने पास मौजूद उन कॉइन को निकाल कर फ्लिप करता है, लू फैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन कॉइन्स को गिरने ही नहीं देता, बल्कि वो लगातार घूमते ही रहते हैं। उन कॉइन्स को इतनी देर तक घूरता देखने के बाद तो ये शॉप ओनर भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया था, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरीके का केस कभी नहीं देखा। ये देखकर वो हंसते हुए कह रहा था कि लगता है लिटिल ब्रदर, ये डील आज होकर रहेगी, किस्मत तुम्हारे साथ है। ये बोलने के बाद वो बंदा लू फैन को 1,20,000 ऑफर करता है उस जेड के बदले। उन पैसों को देखने के बाद लू फैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा था कि क्या इस बार मैंने किसी पर्सन को जज करने में गलती कर दी। ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा जेन्युइन है। ये बोलने के बाद वो उसके पैसों को चेक करता है। ये देखकर मास्टर वुआ कहता है कि अगर तुम्हारा मेरे पैसों को चेक करना हो गया हो तो क्या मैं उस सामान को भी अच्छे से देख सकता हूँ जिसे मैं खरीदने वाला हूँ। उस जेड को देखने के बाद वो पर्सन कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा पुरानी चीज है, तुम्हारे पास इसका होना मुझे हैरानी में डाल रहा है। वैसे ये चीज काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन मैं इसके सिर्फ 1,20,000 ही दे सकता हूँ, तो डील को एक्सेप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लू फैन इसके बारे में सोचने लगता है कि तभी शॉपकीपर की नजर उसके गले में मौजूद उस जेड पेंडेंट पर पड़ती है। वो तो उसे भी अच्छे से इंस्पेक्ट करने वाला था, पर लू फैन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि ये सेल के लिए नहीं है, इसके बारे में सोचना भी मत। लू फैन तो पैसे लेकर वहाँ से निकलने वाला था, पर वो शॉप ओनर मास्टर वुया उसे रोकते हुए कहता है कि लगता है हम दोस्त बनने के लायक हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगे कि तुम इसे सेल कर सकते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें चीजों की अच्छी कीमत दूंगा। कीमत के बारे में सोचकर लू फैन कहता है कि 1,20,000 इस जेड पेंडेंट का कम है, लेकिन ये उससे तो बेहतर है जितना मैंने सोचा था। वो सोनर के दिए हुए कार्ड को ये सोचते हुए रख लेता है कि कभी न कभी इस बंदे से दोबारा मुलाकात हो सकती है। लू फैन के वहाँ से जाते ही वो कॉइन्स भी रुक गए थे, और ये देखने के बाद वो मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस बंदे से दोबारा कांटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो किसी को कॉल लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लू फैन को दिखाते हैं जो उसी शॉपकीपर के बारे में सोच रहा था कि देखने में वो कितना ज्यादा वियर्ड था, पर शायद लू फैन उसके बारे में फालतू में ही सोचे जा रहा था। वो लेटे लेटे हिसाब लगाने लगता है कि इस 1,20,000 में से 1 लाख तो वो उन गैंगस्टर को दे देगा, जिसे देने के बाद शायद उसे अपने पेरेंट्स के गायब होने के बारे में कोई क्लू मिल जाए, और जो बचेंगे 20,000 उससे वो इक्विपमेंट्स खरीद कर अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करेगा। मार्शल आर्ट के बारे में सोचते हुए उसे याद आता है कि क्यों ना मास्टर ने जो उसे टेक्निक सिखाई है उसे वो अभी अच्छे से प्रैक्टिस करे।
ये बोलने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए मास्टर की सिखाई हुई सिल्वर फ्रॉस्ट फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस टेक्निक में उसके हाथों से एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो लगातार अलग अलग मूव ट्राई कर रहा था। बैकग्राउंड में हमें मास्टर जुआन किंग की बातें सुनाई देती हैं, जो कह रहे थे कि सिल्वर फ्रॉस्ट फिस्ट टेक्निक में 3 मूव्स हैं। अगर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके फोकस के साथ इन तीनों मूव से अटैक करे तो उसके सामने चाहे कितना ही पावरफुल ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, वो एक ही झटके में हार जाएगा। मास्टर उसे बताते हैं कि उसे बस अपनी बॉडी मूवमेंट और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करना सीखना होगा। वो उस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करते हुए यही सोच रहा था कि वो अभी बहुत ज्यादा पीछे है, इसलिए उसे प्रैक्टिस करते हुए मास्टर के लेवल तक जल्दी पहुंचना होगा। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो हमें बताता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की कल्टीवेशन करने की वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती रहती है और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट और तेजी से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसका टेस्ट करने के लिए उसने एक इक्विपमेंट मंगाया। थोड़ी देर के बाद वो इक्विपमेंट आ भी जाता है जो उसकी बॉडी पावर को मेजर करेगा। जैसे ही वो उस पंचिंग मशीन पर 2-3 पंच थ्रो करता है, वो मशीन बताती है कि उसकी पावर 180 केजी तक पहुंच गई है। नॉर्मल पीपल का पंच तो बस 60 केजी तक होता है। ये देखने के बाद कि उसने सभी लोगों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि सिर्फ थोड़ी दिनों की प्रैक्टिस में मैं इतना ज्यादा मास्टर बन गया हूँ। अगर मैं और लगातार प्रैक्टिस करता रहा तो कितना पावरफुल हो जाऊंगा। थोड़ी देर और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से मेजर कर लेता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उसकी फिटनेस तो बिल्कुल प्रोफेशनल एथलीट्स की तरह हो गई है। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो एक गोरिल्ले को भी बीट कर सकता है। फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी होने के बाद वो सोचने लगता है कि कल ही वो दिन है जब उसे गैंगस्टर्स से जाकर मिलना है। 3 दिन के बाद जब वो अपने पैसे लेकर उसी पार्क में पहुंचा था, वो गैंगस्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसे टाइम पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर उन्हें देखने के बाद तो लू फैन की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वो लोग उसे देखने के बाद पूछ रहे थे कि खुद हाथ हिलाते आया है या फिर पैसा लेकर आया है। लू फैन तो उन्हें पैसा दिखा देता है लेकिन उन्हें देता नहीं है। ये देखकर वो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लू फैन उन गुंडों से पूछ रहा था कि आखिर उनके पास उनके फादर का लिखा हुआ वो लेटर कहाँ से आया। वो उन सभी से कहता है कि अगर वो सच सच बता दे कि उन्हें ये लेटर कहाँ से मिला तब भी वो ये पैसे देगा, वरना वो नहीं देगा। ये सुनकर तो उस गुंडे बॉस ताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से को देखने के बाद उसका चमचा कह रहा था कि बॉस आप फिक्र मत करो, आज इसकी जबान कुछ ज्यादा चल रही है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा जिसके लिए मैं जाऊंगा। ये बोलने के बाद उनके ग्रुप का एक मेंबर तेजी से लू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लू फैन कहता है कि चलो ये तो अच्छा हो गया, अब मुझे अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका मिल गया। ये बोलने के बाद वो काफी पावरफुल किक थ्रो कर चुका था, जिससे हिट होने के बाद वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। एक ही किक में तो उसकी हालत खराब हो गई थी। ये देखने के बाद तो वो ग्रुप मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किस्मत से इन दोनों बदमाशों को पता था कि आखिर हमारा लू फैन मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है। वो कहते हैं कि आखिर ये किसी इंसान को मारकर इतनी दूर कैसे फेंक सकता है। दूसरा वाला बंदा तो लू फैन के इस किक को देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये बॉस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो भी वहाँ से पत्ती गली से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी जाते जाते उसे अचानक से याद आता है कि लू फैन के आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो अगर वो इसे यहाँ पर जान से मार दे और ये पैसे लेकर भाग जाए तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यही सोचते हुए वो अपने पास से एक छोटा सा नाइफ निकाल कर उससे लू फैन को हिट करने वाला था। वहीं लू फैन अपने 2-4 मार्शल आर्ट के मूव से उसके वेपन को उसके हाथ से गिराकर उसे दूर फेंक चुका था। ये बॉस लू फैन के हाथों से पिटने के बाद इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कह रहा था कि हमने तुम्हारे पैसे माफ किए, बस मेरी जान छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। थोड़ी सी धुलाई में ही इस बॉस की अकल ठिकाने आ गई थी। वही लू फैन सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन तो सच में कमाल कर गई, मेरी पावर को उसने इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। लू फैन वो वेपन वापस उठाते हुए उस बॉस से कहता है कि अब शायद तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैंने जो तुमसे कहा था वो डील अभी भी कायम है। वो बॉस तो लू फैन के हाथ में वो वेपन देखकर कहता है कि तुम अभी काफी ज्यादा बच्चे हो, किसी का खून करके क्यों तुम्हें जेल में जाना है। तुम मुझे बेशक पैसे मत दो, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें शुरू से लेकर आखिरी तक बताता हूँ ना। ये बोलने के बाद वो ताओ बताने लगता है कि मुझे जैन दाओ मार्शल आर्ट स्कूल के डायरेक्टर चैन ने ये स्लिप दी थी, उन्होंने हमें भेजा था ताकि तुमसे ये पैसे वसूल किए जा सके। शैन दाओ मार्शल आर्ट का नाम सुनने के बाद लू फैन काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो सोच रहा था कि जैन दाओ मार्शल आर्ट स्कूल
यहाँ हमारी सिटी का सबसे फेमस स्कूल है। आखिर मेरे पेरेंट्स के गायब होने में कहीं उस स्कूल के डायरेक्टर चेन का हाथ तो नहीं? अगर मुझे इस बारे में और ज्यादा जानना होगा तो मुझे वहाँ जाकर उनसे खुद बात करनी होगी। ये सोचते हुए वो उस गुंडे से कहता है कि मुझे ज़ेंदाओ मार्शल आर्ट स्कूल लेकर चलो। वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे स्कूल तक लेकर जाता है। उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद लू फेन उस गुंडे से कह रहा था कि अंदर से जाकर डायरेक्टर को बुला के लाओ, कहना उनसे मिलने लू फेन आया है। वो गुंडा अपने साथ एक पर्सन को लेकर आया था, जिसे देखने के बाद लू फेन सोच रहा था कि क्या एक मार्शल आर्ट स्कूल के डायरेक्टर खुद मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि उनका पहनावा बहुत ज्यादा मॉडर्न था। साथ ही वो किसी स्कूल के डायरेक्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन लग रहे थे। लू फेन उनसे पूछ ही लेता है कि क्या आप इस मार्शल आर्ट स्कूल के डायरेक्टर है? वो बंदा मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो बॉस ने भेजा है तुमसे बात करने के लिए। सुना है कि तुमने हमारे भेजे हुए लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। लू फेन उस बंदे से ज्यादा बकवास नहीं करता बल्कि सीधा कह देता है कि मुझे बॉस से मिलकर उनसे कुछ बातें करनी है। मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं, इसलिए चुपचाप जाकर उनसे कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लू फेन का ये एटीट्यूड देखने के बाद वो बंदा, जिसका नाम मास्टर ही था, वो कहता है कि अगर तुम्हें मास्टर से मिलने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो क्यों ना मैं तुम्हारी काबिलियत का थोड़ा सा नमूना टेस्ट कर लूं। मैं अपने मार्शल आर्ट स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स को तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए भेजूंगा। अगर तुम उस फाइट में जीत गए तो फिर तुम बॉस से मिल सकते हो, वरना तो मेरे रहते तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। लू फेन को उस ओल्ड मैन की बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि तभी अंदर से एक लड़की भागते हुए बाहर आती है, जो लू फेन से पूछ रही थी कि क्या तुम लू फेन हो? तुम्हें बॉस ने बुलाया है मिलने के लिए। उस लड़की का पीछा करते हुए लू फेन उस स्कूल के अंदर एंटर हो गया था, जहाँ अंदर का नजारा उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। बच्चे अलग अलग तरीके के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हीं सब के बीच में उस मार्शल आर्ट स्कूल के डायरेक्टर चेन वहाँ मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद लू फेन को ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी कहीं इन्हें देखा हो। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर चेन लू फेन से मिलकर कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो अपने फादर से भी ज्यादा हैंडसम हो। तुम यहाँ पर उस IOU की वजह से आए हो ना? अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम उसी से रिलेटेड सवाल पूछने यहाँ आए हो। लू फेन ये सुनकर सीरियस होते हुए कह रहा था कि बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे फादर का उन सबसे क्या लेना देना है। मेरे फादर ने ये नोट क्यों लिखा था और उन्हें 1 लाख युआन की जरूरत क्यों थी? ये सुनकर डायरेक्टर चेन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा करेज है, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद आई। और रहा सवाल उस IOU का, तो जैसे उसमें लिखा है तुम्हारे फादर ने मुझसे 1 लाख युआन लिए और ये पर्ची मुझे लिख कर दी। लू फेन काफी ज्यादा पोलाइट के साथ डायरेक्टर चेन से पूछ रहा था कि क्या इन सब का लेना देना मेरे पेरेंट्स के डिसअपियर होने से है। शायद मास्टर चेन को इन सब के बारे में कुछ पता था। वो कहते हैं कि तुम्हें एक मौका देना तो बनता है। मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स के बारे में सुन लिया, ये काफी अच्छी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने केपेबल हो, मुझे हरा कर दिखाओ। उसके बाद मुझे जितनी भी बातें पता होंगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर लू फेन काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर डायरेक्टर चेन मुझसे कॉम्पिटिट क्यों करना चाहते हैं। ये एक मार्शल आर्ट स्कूल के डायरेक्टर होकर मुझसे कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, जबकि इनके इस स्कूल में एक से बढ़कर एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। ये मेरी फाइट किसी से भी कराकर मेरी एबिलिटीज चेक कर सकते थे, तो फिर ये खुद मुझसे क्यों लड़ना चाहते हैं? कहीं इसके पीछे इनका कोई प्लान तो नहीं? पर इसके अलावा मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कोई क्लू चाहिए, तो मुझे इनसे फाइट करनी ही होगी। इसलिए वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि ठीक है, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। डायरेक्टर चेन को लू फेन का उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। लू फेन तो अभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर चेन कह रहे थे कि आज तुमने काफी ज्यादा फाइट ऑलरेडी कर ली है और मैं इतना भी बुरा नहीं कि तुम्हें और ज्यादा थकाऊं। हम फाइट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके मेरे लेवल तक आने की कोशिश करो। 10 दिन वाली बात सुनने के बाद लू फेन परेशान हो गया था, क्योंकि वो और 10 दिन वेट नहीं कर सकता अपने मम्मा पापा के बारे में ना जानकर। वो डायरेक्टर चेन से पूछने लगता है कि वो अभी फाइट के लिए रेडी है, तो वो अभी क्यों नहीं कर सकते। पर डायरेक्टर चेन बिना कुछ कहे लू फेन को वहाँ पर मौजूद एक पंचिंग बैग दिखाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लू फेन को शायद इस हाई क्वालिटी और प्रीमियम पंचिंग बैग के बारे में काफी सारी नॉलेज थी। वो उस पंचिंग बैग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। ये पंचिंग बैग तो इतने ज्यादा हैवी हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर के लिए भी इसे जरा सा भी मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर तभी डायरेक्टर चेन अपने मार्शल आर्ट का छोटा सा नमूना पेश करते हुए हल्के से प्रेशर से ही उस पंचिंग बैग में एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देते हैं। उनका ये अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिस
जिसे देखने के बाद तो लू फैन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। लू फैन उस पावरफुल अटैक को देखने के बाद यही सोच रहा था कि मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये अटैक उस पंचिंग बैग पर ना थ्रो होकर उसकी बॉडी पर हुआ होता तो फिर उसका क्या हाल होता वो खुद भी नहीं जानता। वो तो यही सोचने लगता है कि इस तरीके की स्ट्रेंथ के आगे तो वो 2 मिनट भी नहीं टिक सकता। उसे इस तरीके से सोचता देखकर डायरेक्टर चैन समझ जाते हैं कि उसकी पावर देखने के बाद लू फैन घबरा गया है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए लू फैन के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 दिन है, इसलिए तुम रिलैक्स होकर बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे कांटे की टक्कर दो। लू फैन ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि वैसे तो डायरेक्टर शेन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे पास मेरे मास्टर हैं और उनकी गाइडेंस में मैं जरूर इन्हें हरा दूंगा। ये सोचने के बाद वो डायरेक्टर चैन से कहता है कि मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको हरा नहीं पाया तो आप एक भी वर्ड मत कहना, लेकिन अगर मैंने आपको हरा दिया तो आप मेरे माँ बाप के गायब होने के पीछे का राज मुझे जरूर बताएंगे। जिसके लिए तो डायरेक्टर चैन रेडी थे। अब लू फैन वहाँ से बाहर निकलते हुए बस एक ही चीज सोच रहा था कि डायरेक्टर चैन ने काफी सालों से प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी की पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया। अब अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को ढूंढना है तो मुझे इस पहाड़ को चढ़ते हुए डायरेक्टर चैन को हराना होगा, जिसके लिए 10 दिन तक मुझे बिना किसी रुकावट के लगातार प्रैक्टिस करनी है। मास्टर ने मुझे बताया था कि टियान शुआन ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को अगर मैं अच्छे से मास्टर करूं और उसके 5 लेवल को क्रॉस कर लूं तो फिर मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उन 5 लेवल को कंप्लीट करने के बाद मैं सिल्वर फ्रोस्ट फीस्ट टेक्निक के तीनों मूव्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मास्टर ने कहा था कि तीनों मूव में परफेक्शन हासिल करने के बाद मैं किसी भी बड़े कल्टीवेटर को भी हरा सकता हूँ। ये सोचते हुए वो जोश से भरकर सीधा घर के लिए दौड़ता है। घर जाने के बाद वो सबसे पहले कल्टीवेशन करने बैठ गया था, जहाँ उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो अपने ब्रेथ को अच्छे से कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी में एनर्जी को फिल कर चुका था। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए थोड़ी देर तक वो सिल्वर फ्रोस्ट फर्स्ट टेक्निक का यूज करता है। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो इस टेक्निक में परफेक्शनिस्ट बन गया था। फर्स्ट मूव को कंप्लीट करने के बाद वो अब सेकंड मूव ट्राई करने वाला था, जिसका नाम है हैवी फीस्ट शैडो। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए लू फैन मास्टर की सिखाई हुई बातों को ही याद कर रहा था, जहां मास्टर ने उसे बताया था कि इस टेक्निक में सबसे ज्यादा मूवमेंट तुम्हारे हाथों और शोल्डर की होनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी का फ्लो इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि तुम्हारे हाथ के प्रेशर से हवा फोर्सफुली आगे की तरफ बढ़े, जिससे तुम्हारे इस अटैक का इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही तुम इस फ्लो में परफेक्शनिस्ट हासिल कर लोगे तो तुम्हारा ये फीस्ट काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। तुम्हारे फर्स्ट मूव के मुकाबले ये सेकंड मूव ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें तुम्हारी की यूज होती है। और याद रखना, इन सभी मूव्स को यूज करते हुए तुम्हें अपने गुस्से को संभालना होगा, क्योंकि बिना गुस्से के अटैक करना बिल्कुल फिजूल है। लू फैन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए कह रहा था कि मास्टर ने शायद मुझे इस पावर के साथ साथ अपने इमोशंस को भी यूज करना अच्छे से सिखा दिया। ये की इनविजिबल होती है, जिसके लिए मुझे किसी चीज का यूज करना होगा ये चेक करने के लिए कि मेरा पंच कितना ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए वो वहाँ पर मौजूद एक पेड़ में से एक डाल को तोड़कर उसे सीधा खड़ा कर देता है। वो अपने इस पावरफुल मूव को थोड़ा डिस्टेंस से टेस्ट करने वाला था। जैसे ही वो अपने फीस्ट को थ्रो करता है, जरा भी मूवमेंट नहीं हुई थी। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। स्टार्टिंग में तो उसे लग रहा था कि शायद ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उसका ये अटैक इफेक्ट नहीं करा, इसलिए वो थोड़ा सा और पास आ जाता है। लेकिन अगेन उसके अटैक थ्रो करने पर कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके प्रैक्टिस में कमी हो, इसलिए वो आधी रात तक प्रैक्टिस करके फिर से अटैक थ्रो करके देखता है। पर सेम रिजल्ट देखने के बाद वो कह रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है और इसके बारे में बस मुझे मास्टर बता सकते हैं। एक बार चलकर मैं इस बारे में मास्टर से बात कर लेता हूँ। ये बोलने के बाद वो जैसे ही उस बोनसाई ट्री के पास पहुंचकर उसे ग्रीट करता है, वहाँ पर मास्टर की शैडो अपीयर हो गई थी, जो लू फैन को देखकर कहती है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा टैलेंटेड निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लगातार इतने दिनों तक प्रैक्टिस करते रहोगे। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे देखना है कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। मास्टर के ऐसा बोलते ही वहाँ पर फिर से पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके थ्रू ट्रेवल करते हुए लू फैन उनके पास पहुँच जाता है। मास्टर के पास पहुँचने पर मास्टर लू फैन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि उन्होंने सच में एक अच्छा डिसाइपल चूज किया।
जो ना केवल टैलेंटेड बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। लूफेन ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है। वहीं मास्टर कह रहे थे कि पिछले 3 दिनों में तुमने कितना प्रोग्रेस किया है ये मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अटैक थ्रो करके दिखाओ। लूफेन अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर चुका था। पर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको सीरीज और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स भर सकते हैं।